हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि जो आपके स्रोत आधारित प्रश्न होते हैं इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। 100% इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे वन शॉट वीडियो, यानी एक ही वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट स्रोत आधारित प्रश्न होते हैं वो सारे मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको PYQ लास्ट 5 ईयर के करा दिए हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पेपर से पहले आपको जरूर इसको कम से कम 2 बार देख के जाना है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। मोस्टली यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। फिर एक 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर हर तरह के क्वेश्चन की एक वन शॉट वीडियो बना दी है, आपको ये भी देख कर जानी है, ठीक है। और MCQ की वीडियो भी आपकी जल्दी आने वाली है। और एक वीडियो मैंने कार्टून प्लस मैप, यानी एक ही वीडियो में कार्टून और मैप दोनों करा दिए, तो ये वीडियो भी आपको देख लेनी है। इसके अलावा लाइव क्लास मैंने ऑलरेडी आपकी करा दी थी। अगर आपने उस समय लाइव अटेंड नहीं करी थी तो आप लास्ट टाइम पे इसको देख जाओ, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ करा चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये PYQ वाला प्रश्न है, यानी कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक आपके सामने अवतरण दे रखा है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपसे 1 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसका आंसर करना है, ठीक है। तो देखो, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे ले चलूंगा। क्वेश्चन है कि भारत में किस अवधि को स्वायत्तता के लिए बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अवधि के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो ये था 1980 का दशक था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत में किस प्रकार की विविधता है, तो हमारे यहाँ पे आपको सामाजिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक है, समाज में विविधता। लोकतंत्र क्षेत्रीय समस्याओं से कैसे निपटता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, नियमित वार्ता से, ठीक है, बातचीत के जरिए। नेक्स्ट है कि 1975 में भारतीय संघ में कौन सा स्टेट है जो शामिल हुआ था, तो सिक्किम जो है ये शामिल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक आपके सामने ये पैसेज दे रखा है, ध्यान से आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम वैश्वीकरण का आयाम नहीं है, तो वैश्वीकरण में आपको राजनीतिक सांस्कृतिक पढ़ा होगा, आपने आर्थिक भी पढ़ा होगा, लेकिन नैतिक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें अगर आप सी ऑप्शन देखोगे, ये संपूर्ण विश्व को समान रूप से प्रभावित करता है, ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रभाव पूरी दुनिया में अलग अलग होता है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबंधित नहीं है, तो देखो, विचारों का प्रवाह होता है, इसमें पूंजी का भी प्रवाह होता है, लोगों का भी प्रवाह होता है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में लोग आते जाते हैं, लेकिन नदियों का प्रवाह नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डी, इसमें फोर्थ में देखिए, वैश्वीकरण का प्रभाव जो होता है वो कैसा होता है, ये एक समान होता है, भेदभावपूर्ण होता है, असमान होता है, या क्षेत्रीय होता है, तो ये असमान होता है, ठीक है। आपका लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा असमान होता है। अगला क्वेश्चन है, वापस से ध्यान से देखिए एक बार। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट का राज्य नहीं है, तो उत्तराखंड जो है ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य नहीं है, ठीक है, बाकी सारे के सारे आपके नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत चीन युद्ध के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद पूर्वोत्तर में गठित किया गया था, यानी नॉर्थ ईस्ट में किया गया था, ठीक है, तो ये नागालैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राजनीतिक दल भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद आंतरिक मतभेद होने के कारण टूट गया था, यानी विघटित हो गया था, तो आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी ये दो हिस्सों में बट गई थी, CPI और CPIM, ठीक है। और ये 1964 की बात है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। एक पैसेज आपके सामने है, ध्यान से आप इस पैसेज को देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन पे चलता हूँ। भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता किन्हें माना जाता है, तो नेहरू को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है, ठीक है। तो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना हमारी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी मतलब गुट में शामिल नहीं होना, ना तो हमें अमेरिका वाले गुट में शामिल होना था, ना ही सोवियत संघ वाले गुट में शामिल होना था, दोनों से अपने आप को बचाकर अलग रखना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मानना था कि भारत की अमेरिका नेतृत्व वाले गुट के साथ अधिक मित्रवत व्यवहार करना चाहिए था, यानी भारत को USA वाले गुट से जुड़ना था या फिर उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन रखने चाहिए थे, तो ये स्वतंत्र पार्टी ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ये आपके सामने पैसेज है और क्वेश्चन है कि 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के समय किस सिद्धांत का पालन किया गया था, तो आपको पता है धर्म के आधार पे बांटा गया था, यानी बंटवारा जो हुआ था वो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे,
ठीक है, तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया में कितनी रियासतें होती थी? तो 565 देसी रियासतें उस समय में थी। देसी रियासतों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो बी है ये गलत है। जूनागढ़ के शासक ने स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया था, गलत है, क्योंकि जूनागढ़ का विलय आसानी से नहीं हुआ था, बहुत मुश्किल से विलय हुआ था। ठीक है, वो नहीं चाहते थे शासक। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बार देखिए पैसेज। प्रश्न है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो ये 1992 में हुआ था और ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, अर्थ समिट भी कहा जाता है और रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई थी? ठीक है, तो देखिए चाइना को और भारत को भी दी गई थी। ठीक है, तो भारत अगर ऑप्शन में होता, मान लो चीन नहीं होता, तो आप भारत भी कर सकते थे, बाकी इनको छूट नहीं मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रियो सम्मेलन का परिणाम नहीं है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये रियो सम्मेलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये अलग है। और 80 के दशक के मध्य में निम्नलिखित में से किसके ऊपर ओजोन परत में छेद देखा गया था? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर तथा अनुमोदन कब किया था? तो भारत इसमें 2002 में शामिल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई थी। क्यों दी गई थी? इसलिए दी गई थी क्योंकि इन देशों में जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, यानी रियो सम्मेलन जो था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक संपदा का उदाहरण है? तो इसमें आप देखोगे बाहरी अंतरिक्ष जो होता है ये वैश्विक संपदा में आ जाता है। ठीक है, समुद्र सतह भी आ जाती है, अंतरिक्ष आ जाता है, पर्यावरण वातावरण हमारा आ जाता है, अंटार्कटिका को भी उसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये गद्यांश दे रखा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो गठबंधन राजनीति का युग जो है केंद्र में कब शुरू हुआ था? 1989 से शुरुआत इसकी होती है। 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार थी उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? तो वीपी सिंह बने थे। श्री इंद्र कुमार गुजराल का संबंध किस गठबंधन सरकार से था? तो ये संयुक्त मोर्चा से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गठबंधन सरकार से संबंधित हैं, गठबंधन सरकार से संबंधित है, तो सरकार से संबंधित है, इसमें क्या होता है? इसमें आप देखोगे तो क्षेत्रीय दलों का भी प्रभाव बढ़ता हुआ दिखेगा और कई सारी पार्टियां एक साथ मिलकर इसमें एक साथ आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये छोटा सा सिर्फ 2 या 3 लाइन का पैसेज आपके सामने, इसको ध्यान से देखो। आसू जो है संगठन ये किस राज्य का है? असम का है। आसू का मतलब क्या है? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। फिर राजीव गांधी और आसू के बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो ये सन 1985 में हुआ था। आसू की एक प्रमुख मांग क्या थी? यही मांग थी कि बाहरी लोगों को पहचाना जाए और उनको यहाँ से निकाला जाए। ठीक है, यानी बाहरी लोगों का विरोध भी है, अपनी संस्कृति की रक्षा भी है, गरीबी दूर करना ये भी है। तो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक पैसेज आपके सामने आपातकाल वाले चैप्टर से है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत 25 जून 1975 को हमारे देश में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की घोषणा की गई थी? ठीक है, तो ये आर्टिकल 352 के तहत। आपातकाल की उद्घोषणा किसने जारी की थी? तो राष्ट्रपति उस समय में फखरुद्दीन अली अहमद थे। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जिस समय इमरजेंसी थी उस समय में सारी शक्ति जो थी वो केंद्र सरकार के हाथ में चली गई थी। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया था? तो उसने कहा था कि देश के अंदर अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका है, इस कारण इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पैसेज। उपरोक्त गद्यांश में किस चुनाव से संबंधित है? राजनीतिक भूकंप, ये 1967 की बात चल रही है। ठीक है, 1967 का चौथा आम चुनाव। इस चुनाव को राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने क्या कहा था? इसको राजनीतिक भूकंप कहा था। इस चुनाव में कांग्रेस, निम्नलिखित में से कौन से बड़े नेता जो थे कांग्रेस के वो चुनाव हार गए थे? तो इसमें के कामराज हार गए थे। ठीक है, कांग्रेस ये चुनाव निम्नलिखित में से किन कारणों से हारी थी? तो देखिए इसमें मेन जो कारण था वो महंगाई था, महंगाई बहुत ज़्यादा थी जिस कारण से वो हार गई थी। नेक्स्ट देखिए एक बार पैसेज। कारगिल जो संघर्ष था इससे 1 वर्ष पहले यानी 1998 में, ठीक है, परमाणु हथियार बनाने और उसकी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे भारत और पाकिस्तान। भारत ने राजस्थान में पोखरन में किया था और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के पास जो चगाई की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे किया था। ठीक है, कारगिल संघर्ष के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर किसने कंट्रोल किया था यानी नियंत्रण किया था? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सेना है, ठीक
ठीक है, इसने किया था। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री उस समय में प्राइम मिनिस्टर थे। डैश तक भारत ने अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार कर लिया था? तो ये 26 जुलाई 1999 तक कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो पैसेज है कंप्लीट, सारे पैसेज मैंने करा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी इसके अलावा आपकी सपोर्टिंग वगैरह में भी जो पैसेज है वो सारे आप प्रैक्टिस करके जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।